नमस्कार मित्रों, आज मैं प्रोफेसर रमा, प्राचार्य हंसराज कॉलेज, आप लोगों से साहित्यिक विमर्श को लेकर जिन फिल्मों का निर्माण हुआ है, विशेषकर दलित और आदिवासी, इन्हें ध्यान में रखकर जो फिल्में बनी हैं, वे फिल्में किस तरह की हैं, कौन कौन सी है, इस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। सबसे पहले जो समाज, दलित समाज है, हिंदी सिनेमा में हाशिए के समाज को ध्यान में रखकर हमेशा फिल्म निर्माण होता रहा है। आरंभ से ही प्रत्येक वर्ष दलित समस्या केंद्रित फिल्में प्रदर्शित होती रही हैं। कई आलोचक इस बात से नाराज होते हैं कि फिल्मांकन ठीक नहीं हुआ या दलित समाज को ठीक से पर्दे पर व्यक्त नहीं किया गया। प्रश्न बड़ा बुनियादी है, लेकिन समस्या इतनी छोटी नहीं है, क्योंकि पर्दे पर दलित जीवन को पिरोना बहुत ही मुश्किल काम है, चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए माना जाता है कि हिंदी सिनेमा में दलित समाज की उपस्थिति को लेकर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वह लगातार हमारे सामने बेबुनियादी दिखाई देते हैं, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें निर्माता और निर्देशक प्रतिभा के हिसाब से काम देता है, ना कि जाति के आधार पर। मैंने आपसे साहित्यिक विमर्श पर बातचीत करते हुए कहा भी था कि दलित समस्या और उस पर बनने वाली फिल्मों से दलित जीवन का सरोकार कितना है। क्या फिल्म अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पा रही है या मात्र खाना पूर्ति कर रही है। उसी को देखने के लिए, उसी को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण दलित फिल्मों की चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है। 30 के दशक में अछूत कन्या प्रदर्शित हुई, जो एक अछूत लड़की की कहानी है। कस्तूरी नाम की अछूत कन्या का चित्रण निर्देशक ने बड़ी समझदारी से किया है। इस फिल्म में छुआछूत की समस्या को नहीं दिखाया गया, बल्कि प्रेम समस्या पर केंद्रित इस फिल्म में जातीय व्यवस्था का एक चेहरा दिखाकर, केवल एक चेहरा दिखाया जाता है और उस कहानी को आगे बढ़ा दिया जाता है। दलित जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करने से अधिक आवश्यकता है कि दलितों का सिनेमा में प्रवेश हो। जब तक दलित समाज की उपस्थिति फिल्मों में नहीं होगी, दलित पर्दे पर सिर्फ दलित समस्या को उठाया जाएगा, उनकी समस्या को नहीं। भोगा हुआ यथार्थ ही पर्दे पर वास्तविक जीवन को चित्रित कर सकता है। हिंदी सिनेमा में दलित यात्रा को समझने के लिए अब हम कुछ फिल्मों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली फिल्म मैं लेती हूँ दीक्षा, और मानकर चलती हूँ कि आप में से कुछ साथियों ने यह फिल्म अवश्य देखी होगी। 1991 में प्रदर्शित दीक्षा का मूल विषय दलित जीवन ही है। युआर अनंतमूर्ति के उपन्यास दीक्षा पर केंद्रित व अरुण कौल द्वारा निर्देशित इस फिल्म की पृष्ठभूमि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की है। भारत का सुधारवादी आंदोलन जब दक्षिण पहुंचा तो दलितों के जीवन में सुधार की संभावना प्रबल हुई। यह फिल्म समांतर सिनेमा की महत्वपूर्ण कड़ी भी है। फिल्म की कहानी में कर्नाटक का एक प्रगतिशील ब्राह्मण वहां की शूद्र जातियों के यहाँ वही कर्म कांड शुरू करता है जो प्रायः ब्राह्मण नहीं करते हैं। उस परिवार के इस निर्णय पर पूरा परंपरावादी ब्राह्मण समाज बहुत नाराज होता है। प्रगतिशील विचारधारा का यह ब्राह्मण परिवार सभ्य समाज की आंखों में चुभता है, लेकिन उसे किसी का डर है, क्योंकि वह निर्भीक भी है और साहसी भी है। भारतीय समाज में कोई भी ब्राह्मण किसी दलित के घर किसी प्रकार का कर्मकांड करने नहीं जाता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रसित लोग किसी दलित के घर पानी क्या, उसके आसपास से गुजरना भी पाप समझते हैं। कर्नाटक भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां के दलित वर्ग राजनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट भर है। उनके विकास के बारे में कभी विचार ही नहीं किया गया। कर्मकांड और जाति की जड़ें यहाँ बहुत गहरी हैं। फिल्म में
कर्नाटक के दलितों की सामाजिक स्थिति का भी बहुत ही मार्मिक वर्णन मिलता है। निर्देशक ने फिल्म की पटकथा पर बहुत गहराई से अध्ययन किया है। फिल्म की कहानी में मोड़ तब आता है जब उस प्रगतिशील ब्राह्मण की विधवा बेटी गांव के ही एक अध्यापक से गर्भवती हो जाती है। अध्यापक उस गर्भ को अपना बताने का साहस नहीं कर पाता है। नियमानुसार विधवा का गर्भवती होना पाप है। धार्मिक व्यवस्था के नियमानुसार ब्राह्मण को अपनी ही पुत्री का घट श्राद्ध यानी कि जीवित ही शव यात्रा निकालने का दंड दिया जाता है। वह ऐसा करने को विवश भी है। उसके प्रति अन्य ब्राह्मण समाज इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि वह न केवल दलितों के यहाँ कर्म कांड में जाता है बल्कि उन्हें दीक्षा भी देता है। शेषाद्रि की निर्भीकता और पारंपरिक मूल्यों से हटकर चलने की सजा उसकी विधवा युवा बेटी को मिलती है। कोगा ऐसा ही दलित पात्र है जो दीक्षा लेना चाहता है। कोगा दलित है, उसकी धर्मशास्त्रों को आत्मसात कर उसको समझना चाहता है। प्रगतिशील ब्राह्मण द्वारा लिए इस फैसले का कोगा लगातार विरोध करता है। कोगा दलित अवश्य है, लेकिन प्रगतिशील शेषाद्रि के साथ रहकर धर्म और आस्था को थोड़ा थोड़ा समझने भी लगा है। वह एक निश्चल व्यक्तित्व का धनी है। फिल्म के दृश्य में जब गुरुकुल का एक बच्चा उससे पूछता है कि कोगा तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चलते हो, तो वह कहता है वह दलित है इसलिए। बच्चा पूछता है कि क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं, तो वह उसे मना कर देता है और भागने लगता है। कोगा जानता है नैतिकता यह रूढ़ हो चुकी है। बालक उसे छूते ही अपवित्र घोषित कर दिया जाएगा। प्रगतिशील ब्राह्मण फिल्म के एक दृश्य में कहता है कि वह इंसान बनना चाहता है। वह इंसान बना रहे, यही उसकी वास्तविक दीक्षा होगी। दीक्षा में दलित जीवन को देखने के यही दो कोण हैं। पहला, स्वयं वह पंडित जो शूद्रों के यहाँ जाता है और लोगों को जाति धर्म से उठकर इंसान बनने की शिक्षा देता है। दूसरा, दलित पात्र कोगा जो इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है। कोगा समझता है कि यह व्यवस्था इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई है। वह ब्राह्मण की पुत्री का घट श्राद्ध करने का विरोध करने के लिए दलितों को जोड़ता है। हिंदी सिनेमा की यह पहली ऐसी फिल्म है जिसमें ब्राह्मण समाज के साथ हो रहे अनाचार के खिलाफ एक दलित आवाज उठाता है। इसके बाद मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी दूसरी फिल्म समर पर। समांतर सिनेमा में श्याम बेनेगल का नाम सबसे पहले आता है। हिंदी सिनेमा में अर्थपूर्ण फिल्मों का आरंभ बेनेगर की ही फिल्मों से आरंभ होता है। उनकी फिल्मों की विशेषता यह है कि वह केवल समस्या ही नहीं बल्कि समाधान को भी प्रस्तुत करती है। उनके निर्देशन में निर्मित समर का प्रदर्शन 1991 में हुआ। दलित जीवन के संघर्ष को पर्दे पर बहुत ही बारीकी से इस फिल्म के माध्यम से उतारा गया है। वैसे भी साथियों, यह फिल्म वास्तविक घटना पर केंद्रित है। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित दलित बहुल क्षेत्र वाले गांव कुल्ल में पानी की सुविधा के लिए एक हैंडपंप लगाया जाता है। राजपूत समाज इसका विरोध करता है। दलित समाज के प्रति स्वर्ण समाज का यह व्यवहार नया नहीं है। भारत में तो यह परंपरा बहुत पुरानी है कि दलित समाज को स्वर्णों ने कभी अपने घर पर लगे हैंडपंप से पानी तक नहीं पीने दिया। यहाँ तक कि कुएं का पानी पीना भी उनके लिए वर्जित था। ऐसे में दलित समाज गंदा पानी पीने के लिए विवश था। हिंदी साहित्य में तो इस विषय पर प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं बहुत ही चर्चित हुई। इतिहास बताता है कि मध्य प्रदेश के कुल गांव के दलितों का शोषण बहुत वर्षों से होता आया है। राजपूतों द्वारा छोटी छोटी बातों पर उन्हें कोड़े से पीटा जाता था। उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता था। समर की कहानी में कई मोड़ हैं और उसके पीछे
जो पीड़ा है वह बहुत ही घिनौनी और बहुत बड़ी है। फिल्म में एक कुआं है जिसकी चारों दिशाएं अलग अलग जाति के लोगों को पानी भरने के लिए निश्चित की गई हैं। पानी भरने का क्रम भी निश्चित है। सबसे अंत में दलितों को पानी भरने का मौका मिलता है। इस बीच अगर कोई दलित पानी भरने जाता है तो उसे सजा के तौर पर पीटा जाता है। दलित पात्र नत्थू की पत्नी जब गलती से पहले पानी भरने चली जाती है तो उसको बहुत मारा जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर उसके इलाज के लिए आगे आने से भी मना कर देते हैं। तंग होकर सभी दलित सरकार से हैंडपंप लगवाने की मांग करते हैं। सरकार अफसर को स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजती है। जब हैंडपंप लगने का समय आता है तो फिर से स्वर्ण विरोध करते हैं। फिल्म में खल पात्र ठाकुर दलितों के लिए तरह तरह की समस्या उत्पन्न करने लगता है। गांव के लोगों से दलितों के रोजमर्रा की वस्तुएं देना बंद करवा देता है, जिससे दलितों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठाकुरों से तंग आकर नत्थू शहर भाग आता है और कमाने लगता है। उसके परिवार में खुशहाली लौटती है। वह इस खुशी को बांटने जब मंदिर में जाता है तो उसे पुजारियों द्वारा पीटा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दलितों के लिए समाज की सोच एकदम वास्तविक चित्रण यहाँ पर इस फिल्म में मिलता है। फिल्म में डीआईजी जी भूमिका सदाशिव अमरपुरकर ने की, जो स्वयं दलित है। जब उनका बेटा आकर बताता है कि स्कूल में लोग उसे चमार कहकर बुलाते हैं तो वह अपने बच्चे को समझाता है कि हम चमार हैं तो उन्हें कह लेने दो ना। वह बताता है कि उसके पिता ने मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और वह डीआईजी बन गया। एक तरह से देखें तो डीआईजी की भूमिका बाबा अंबेडकर की याद दिलाती है कि बड़े पद पर रहने के बाद भी उनसे नीचे का काम कराने वाला एक ब्राह्मण उन्हें पानी तक देने से मना कर देता है। यह फिल्म निश्चित रूप से दलित जनजीवन की उपेक्षा का वास्तविक दस्तावेज है। इस फिल्म में विभिन्न पात्रों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है। फिल्म में एक भाग फिल्म शूटिंग का भी है, जिसमें एक निर्देशक को दलितों पर केंद्रित अपनी फिल्म बनानी है। वह चाहता है कि फिल्म वास्तविकता के करीब हो, इसलिए वह वहीं के दलितों से अभिनय करवाता है। दरअसल उसके लिए दलित एक विषय है, एक मुद्दा है। उनकी समस्या से उसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उससे समाज के बौद्धिक वर्ग में अपने लिए सम्मान बटोरना चाहता है। यह फिल्म दलित जीवन की तमाम विडंबनाओं को एक साथ प्रस्तुत करती है। दलित समाज जब भी अपने लिए कोई रास्ता बनाता है, स्वर्ण समाज उसे रोकना चाहता है, क्योंकि वह जानता है मार्ग मिलते ही यह हमारे अधिकार से बाहर हो जाएंगे, विद्रोह करेंगे। इस फिल्म में भी यह दिखाया गया है कि कैसे स्वर्ण समाज द्वारा अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए एक दलित को दलित के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। यह बहुत बड़ी विडंबना भी है। अब हम बात करते हैं अगली फिल्म मोहनदास की। प्रसिद्ध साहित्यकार उदय प्रकाश के उपन्यास पर आधारित मोहनदास की कथा एक दलित के अपने अस्तित्व के खो जाने की कथा है। मजहर कामरान द्वारा निर्देशित मोहनदास एक दलित दस्तकार युवक की कहानी है, जो बांस का कार्य करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है और उसकी डिग्री पर किसी और को नौकरी दे दी जाती है। उच्च जाति द्वारा अपनी पहचान छीन लिए जाने की पीड़ा और उससे उपजे दर्द को इस फिल्म में बहुत ही मजबूती से प्रस्तुत किया गया है। मोहनदास वर्णवादी व्यवस्था में पिसता एक ऐसा व्यक्ति है जिसका वजूद उसकी डिग्री थी, वह भी एक दबंग स्वर्ण द्वारा हड़प ली जाती है। वह उसी डिग्री पर अफसर की नौकरी पर पा जाता है। यह फिल्म उस दौर की है जब मीडिया ने अपनी गरिमा खोई नहीं थी, जब किसी व्यक्ति की समस्या को हल करना उसका विजन था। मोहनदास इसी व्यवस्था में रहता है जहां इंसान की भावनाएं खरीद ली जाती हैं, तो डिग्री क्या चीज है। लेकिन मोहनदास की डिग्री तो चुरा ली जाती है, बल्कि जबरन छीन ली जाती है। मोहनदास जिस दलित वर्ग से आता है
वहां काला अक्षर भैंस बराबर होता है। उससे ऊपर उठकर जब जी तोड़ मेहनत द्वारा अपने लिए डिग्री प्राप्त करता है तो उस पर किसी स्वर्ण का जबरन अधिकार हो जाता है। दलित समाज हमेशा शिक्षा से वंचित रहा, इसलिए हमेशा उपेक्षित और कलंकित भी रहा। मोहनदास अपने समाज की इसी उपेक्षा और कलंक को धोने के लिए पढ़ाई करता है, डिग्री करता है और फिर आगे जिस पर किसी और का कब्जा हो जाता है। यह फिल्म सिर्फ दलित जीवन का शोषण नहीं दिखाती, बल्कि जिसे वह वर्षों की मेहनत से बनाता है उस सामाजिक हैसियत को भी खत्म करने की कोशिश की जाती है। स्वर्ण समाज जानता है कि शिक्षा ही दलित समाज के उद्धार का कारण है, इसलिए वह उसे उससे हमेशा वंचित रखना चाहता है। इस फिल्म में मोहनदास का संघर्ष सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं है जिसने उसकी डिग्री चुराई है, बल्कि उसके साथ खड़े हुए शासन, प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था से भी है। इस व्यवस्था में सभी लोग उसी के साथ हैं जो चोरी करता है, जो अपना हक पाना चाहता है उसे बेइज्जत किया जाता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। दरअसल मोहनदास प्रत्येक उस दलित व्यक्ति का प्रतीक है जिसका हक उससे छीन लिया जाता है। जब वह अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने खड़ा होता है तो उसे बेइज्जत किया जाता है, उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो चोरी करता है वह समाज में सम्मान के साथ जीता है। मोहनदास को यह सिर्फ इसलिए भुगतना पड़ता है क्योंकि वह दलित है। पेट काट कर जब उसने शिक्षा ली तो एक स्वप्न भी देखा होगा, इस समाज में बेहतर और सम्मानित जीवन जीने का स्वप्न जो उसका पूरा नहीं हो पाता। इसी तरह से जब हम स्त्री जीवन केंद्रित फिल्मों की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले मातृभूमि फिल्म आप लोगों के सामने लेना चाहूंगी। मातृभूमि हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी फिल्म के रूप में दर्ज हो चुकी है जिसको देखना स्त्री के कुचले जा चुके अस्तित्व और शारीरिक त्रासदी को एक साथ महसूस करना है। मातृभूमि इस बात को प्रमाणित भी करती है कि हमारे समाज में स्त्री भोग की वस्तु है और बच्चा पैदा करने की मशीन है। कन्या भ्रूण हत्या से जन्मे स्त्री के भाव की समस्या को दिखाती मातृभूमि स्त्री पर पुरुष समाज के बरबस अधिकार की कहानी भी कहती है। 2005 में प्रदर्शित इस फिल्म की नायिका कल्कि ट्यूलिप जोशी ने चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की है। इस फिल्म की कहानी राजस्थान, हरियाणा जैसे प्रदेशों में गर्भ में स्त्री को खत्म कर दिए जाने या पैदा होने के बाद खोलते दूध में डालकर मार डालने जैसी कुकृत्यों की पोल खोलती है। निर्देशक ने कहानी का केंद्र बिहार के गांव को बनाया है जहां पुरुषों का बाहुल्य है, स्त्रियां वहां ना के बराबर है। यह वही गांव है जहां स्त्रियों को बोझ समझकर मार दिया जाता था। मातृभूमि की कहानी एक ऐसे स्त्री विहीन परिवार की कहानी है जिसमें एक पिता अपने 5 बेटों के साथ रहता है। बड़े बेटे पत्नियों के लिए बेताब हैं, परंतु वहां कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करता। लिहाजा पिता एक लड़की खरीद कर लाता है जिसे एक एक दिन 5 बेटों में बांट दिया जाता है। इतना ही नहीं, छठा जो दिया पिता उस स्त्री को स्वयं भोगता है। मातृभूमि एक ऐसी स्त्री की शारीरिक हिंसा की विभत्स कहानी है जहां वह किसी की पत्नी नहीं है, बस एक स्त्री है जो एक ही परिवार के 5 पुत्रों और पिता में एक एक दिन बटी हुई है। उसे कोई प्रेम नहीं करता, उसे हर कोई भोगता है। इन 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई उस औरत की दुर्दशा को महसूस करता है, उससे भावनात्मक लगाव रखता है। 4 बड़े भाइयों को यह नागवार लगता है और छोटे भाई की हत्या कर दी जाती है। नायिका का झुकाव उस घर के नौकर रघु की तरफ होता है जिसके साथ वह आजादी का स्वप्न बुनती है, जिसकी भनक वहशी भाइयों को लग जाती है और रघु की भी हत्या कर दी जाती है। वर्तमान समय को देखते हुए मातृभूमि किसी समाज का सच नहीं लगती, पर जिस तरह से भ्रूण हत्या का वर्चस्व बढ़ा है उसे देखते हुए ऐसे दिनों की कल्पना की जा सकती है। निर्देशक
मनीषा झा ने बड़ी हिम्मत से इस विषय को पर्दे पर उठाया है। मातृभूमि की कहानी एक स्त्री को मात्र संभोग की वस्तु में तब्दील कर दिए जाने की मार्मिक कथा है। उसे भोगने वाले इस कदर पाशविक और अमानवीय हो चुके हैं कि उसके अंदर के दुख को महसूस नहीं कर पाते। नौकर की हत्या कर दी जाती है तो कल्कि का संबल और टूट जाता है। वह एक गौशाला में बांध दी जाती है, जिसका सीधा अर्थ यही है कि अब उसकी जिंदगी जानवरों से भी अधिक बदतर है। वहां वह किसी जानवर की ही तरह धूल गोबर में लिपटी और भूखी प्यासी लेटी रहती है। इतना ही नहीं, उस गौशाला में भी उसका शोषण खत्म नहीं होता, वहां भी उसके साथ बलात्कार होता है। वह रोज किसी ना किसी के हवस का शिकार बनती है। इसी क्रम में वह गर्भवती भी होती है। फिल्म इसी प्रश्न के साथ खत्म होती है कि गर्भ में पल रही जान कहीं लड़की हुई तो। मातृभूमि सिर्फ स्त्री को संभोग की मशीन समझे जाने की कहानी नहीं है, बल्कि वहशी हो चुके समाज और अपनी संतान को जानवरों की तरह बेचकर अपना जीवन चलाने वाले निर्मम परिवार की भी कहानी है। समाज, परिवार और व्यवस्था स्त्री को जानवर से अधिक कुछ नहीं समझता, जबकि जो पुरुष उसे जानवर समझता है वह भी किसी स्त्री की ही संतान होता है। मातृभूमि कई तरह के स्त्री समस्याओं के संदर्भों को उठाने में पूरी तरह से सफल होती है। अब मैं अगली फिल्म लेती हूं, डोर। नागेश कुंकुन की हिंदी सिनेमा में युवा परिदृश्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न फिल्मकार के रूप में चर्चित हैं। उनकी फिल्में बड़े स्टार कास्ट को बड़े बड़े मुद्दों को भुनाने की कोई कोशिश नहीं करती। वह बहुत ही संवेदनशील विषय के छोटे से भाग को उठाकर अद्भुत सिनेमा बनाते हैं। स्त्री जीवन की छोटी छोटी समस्याएं उनकी फिल्मों में देखी जा सकती हैं। डोर अपनी नई विषय वस्तु की प्रस्तुति के लिए दर्शकों को आकर्षित करती है। फिल्म दो स्त्रियों के संघर्ष की कहानी है। एक आधुनिक विचारों वाली तथा अपने अधिकारों और अस्मिता के लिए लड़ना जानती है, तो दूसरी परंपरा और आधुनिकता के दौर में सिमटी हुई है। फिल्म की नायिका जीनत यानी गुलपनाग एक हिम्मती और जुझारू महिला है, जिसके पति पर फिल्म की दूसरी नायिका मीरा यानी आयशा टाकिया के पति के कत्ल का इल्जाम है। जिस देश में मीरा के पति की गैर इरादतन हत्या के आरोप में जीनत का पति जेल में है, वहां का प्रशासन इस नियम के तहत ही जीनत के पति को छोड़ सकता है कि जब मीरा यह लिखकर दे कि उसके पति की हत्या गैर इरादतन हुई है, उसके लिए वह किसी को कोई सजा नहीं दिलाना चाहती है। डोर की कहानी बहुत ही सीधी और सरल है, पर उसमें जो कॉम्प्लेक्स है वह स्त्री की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए बहुत कोणों से महत्वपूर्ण है। पूरी फिल्म पितृसत्तात्मक व्यवस्था, नैतिकता के बंधन में फंसी स्त्री, अपने घर में ही प्रताड़ित स्त्री की पीड़ा की मार्मिक रचना है। अपने पति को खो चुकी भोली भाली मीरा के चेहरे की रौनक उस रेगिस्तान की तरह हो चुकी है जो देखने में सुंदर तो है पर निर्जीव और सूखी हुई है। फिल्म की कहानी राजस्थान की है, इसलिए दृश्य को वहां की निर्जनता के लिए प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। जीनत जानती है कि उसका पति निर्दोष है, लिहाजा वह उसके हक के लिए लड़ती है और इस क्रम में वह लगातार सामाजिक व्यवस्था से टकराती है पर टूटती नहीं है। निर्देशक ने एक पारंपरिक और आधुनिक स्त्री के बीच संवेदना की डोर विकसित की है, जिसके माध्यम से अंततः वे एक दूसरे का दुख समझ लेते हैं। नागेश एक सजग फिल्मकार है जो परंपरा के बीच से आधुनिकता के सूत्र को भी खोलते हैं। उनके पात्र उन्हीं की ही तरह सजग होते हैं। मीरा का ससुर अपनी हवेली बचाने के लिए अपनी विधवा बहू का 5 लाख में सौदा करना चाहता है, पर मीरा यहाँ चुप नहीं बैठती। कहती है, मुझे छूने का अधिकार मैंने सिर्फ अपनी बेटी को दिया था। मीरा का यह कहना उसकी पारंपरिक सोच के नीचे छुपी जागरूक स्त्री का बयान है। वे जानती है उसका ससुर अपनी हवेली बचाने की झूठी शान में अपने घर की इज्जत को नीलाम करना चाहता है, लिहाजा वह भरपूर विरोध करती है। फिल्म का अंत हृदय के किसी कोने में ठहर जाने वाला है।
अपने बेगुनाह पति को बचाने के लिए एक स्त्री का उसी स्त्री से एनओसी लेने की जद्दोजहद, जिसके पति की हत्या के आरोप में वह जेल में है, का हार कर नाउमीदी के साथ वापस जाना अजीब से ऊहापोह से भर देता है। दर्शक उस निसहाय स्त्री की तरफ बेचैन नजरों से देखता है। अचानक मीरा का दौड़कर छूटती ट्रेन की ओर भागना और जीनत के पति की रिहाई के लिए अपना स्वीकृति पत्र पकड़ाना एक स्त्री की पीड़ा को अपनी पीड़ा से जोड़कर देखना भरी नहीं है, बल्कि सामाजिक बंधनों से मुक्ति देते हुए खुद मुक्त होना भी है। डोर की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह कहीं पर भी खुरदरी नहीं होती, खत्म हो चुके रिश्तों के लिए नए रिश्तों को नकारती नहीं, बल्कि नए रिश्तों को जन्म देती है। और लगता है कि यह डोर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण डोर बन जाती है। इस तरह से आज हमने कुछ फिल्मों की चर्चा की। मुझे विश्वास है कि अब आइंदा इस व्याख्यान के बाद, इस चर्चा के बाद आप जो भी फिल्म देखेंगे उसे इसी साहित्यिक विमर्श को ध्यान में रखकर आप फिल्म देखेंगे, फिल्म का मूल्यांकन आप करेंगे और आज के बाद आप फिल्म देखने का जो नजरिया है, एक फिल्म देखने का नजरिया होता है, आज के बाद उसी नजरिए से आप सब फिल्म देखेंगे और फिर कभी हम चर्चा करेंगे आगे के साहित्यिक विमर्शों पर और उन पर बनी फिल्मों पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।